अब देखो ये क्वेश्चन है जिसमें दे रखा है एक वेज है विच इज केप्ट ऑन अ ग्राउंड स्मूथ सरफेस, ठीक है। ये पुली स्मूथ है और इस पे एक ब्लॉक एम रखा हुआ है ओवर द पुली, वेज के ऊपर ओवर द पुली ये 4 kg ब्लॉक लगा हुआ है। दिस 4 kg इज एट रेस्ट, दिस मास इज एट रेस्ट, इंटायर सिस्टम इज एट रेस्ट। अब देखो अगर मैं सिर्फ वेज को देखूं और इस दोनों मासेस को देखूं तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट दीज आर मूवेबल, ये एक दूसरे। तो इस क्लिप पर ये जो वेज है इस पे एक नेट इस डायरेक्शन में फोर्स है ड्यू टू दिस, समझ पा रहे हैं। और ये हो सकता है मूवेबल हो तो फिर ये कहीं फोर्स लगे, इसलिए इसको मूव करने के लिए, मूव ना करने के लिए देयर इज अ क्लिपर अटैच टू इट जो इस वेज को मूवेबल ना बनाए। तो ये क्लिपर भी इस पे फोर्स लगा रहा हो। क्लिपर मतलब जैसे कपड़ा क्लिप नहीं करते कपड़े सुखाने के लिए, वैसा ही कुछ होगा, ठीक है। तो हमें 3 चीजें निकालनी है। फोर्स ऑफ वेज ओवर द पुली, एक्चुअली फोर्स बाय द वेज ऑन द पुली होना चाहिए, पर ठीक है कोई बात नहीं। देन फोर्स, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m सो दैट द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, एंड व्हाट इज द फोर्स अप्लाइड बाय क्लिपर ऑन द वेज। लिख लिया। So how do you approach this question? ठीक है, कैसे अप्रोच करोगे इस क्वेश्चन में? तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, क्या बनाएंगे, एफबीडी फोर्स डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। तो फोर्स डायग्राम बनाते हैं। फोर क्या हुआ, एक नीचे 4G और ऊपर क्या लग गया हमारा टेंशन। फिर दूसरा ब्लॉक है यहाँ पे m का, तो हमें पता है कि हम इसको चेंज नहीं करते, राइट। दिस इज द सरफेस, उसका ओरिएंटेशन चेंज नहीं करते, तो नीचे की तरफ जाता है, इट बिकम्स mg एंड इट बिकम्स नॉर्मल रिएक्शन हियर, या रिएक्शन फोर्स लिख दो इसको। बड़े बड़े बनाना है, ऐसे मत बना देना, ठीक है। बड़े बड़े वेक्टर्स के साथ इसको बनाना है। हमें पता है कि ये अगर हॉरिजॉन्टल से 53 डिग्री बना रहा है तो इसका परपेंडिकुलर जो कि रिएक्शन फोर्स है वो वर्टिकल से क्या बनाएगा, 53 डिग्री। समझ आ रहा है तुम्हें? आगे आके बैठो। मैं इसी की बात कर रहा था जो तुम बार बार पूछ रहे हो। तुमने कर लिए थे ना कंप्लीट चारों? हाँ जी, कि कुछ रह गया था? हाँ, डाउट्स वगैरह थे तो चलो अभी क्लास के बाद डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। ये पहले बताना होता है ना क्लास से पहले। यहाँ तक क्लियर है कि मैं एफबीडी बना रहा हूँ, ये नीचे mg r एंड दिस इज 53 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट अब इस वेज का डायग्राम बनाए अपन। इधर टेंशन लग रहा है, इधर टेंशन लग रहा है, इधर नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है बाय द ग्राउंड ऑन द वेज, ठीक है। इधर फोर्स बाय क्लिपर लग रहा है। अब क्लिपर का फोर्स अननोन फोर्स है, अननोन फोर्स में डायरेक्शन भी अननोन है और मैग्नीट्यूड भी अननोन है। तो वी विल अज्यूम 2 कंपोनेंट्स, x एंड y कंपोनेंट, ठीक है। तो एक fx इधर कर लेंगे और fy इधर कर लेंगे, क्लियर, ठीक है। वो बाद में 0 आ जाएगा। गुड ऑब्जर्वेशन। इफ यू ऑब्जर्व दिस एज अ सिस्टम तो देयर इज नो हॉरिजॉन्टल फोर्स सिस्टम में, फिर ये टेंशन इंटरनल फोर्स बन जाएगा। उस केस में कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं है, इसलिए हमें बाय ऑब्जर्वेशन वी कैन से दैट हॉरिजॉन्टल फोर्स विल बी 0, क्लियर है। अदरवाइज अननोन फोर्स है, हमें दोनों अज्यूम करने हैं।
ठीक है यहाँ तक? अच्छा, एक टेंशन इधर मिसिंग है भाई, ये देख लेना। अब सारे फोर्सेज भाई T इक्वल टू 4G आ रहा है, एंड देन T इज इक्वल टू mg साइन 53 डिग्री 4/5, 4/5, तो 4/5 mg हो जाएगा, और T पता है हमें 4G है, तो 4G इज इक्वल टू mg 4/5, तो m कितना आ गया 5। ठीक है, रिएक्शन फोर्स आ जाएगा, रिएक्शन फोर्स इज इक्वल टू mg cos 53 डिग्री। इसके साथ Fx पहले वर्टिकल फोर्स से अगर मैं बैलेंस करूं तो T इज इक्वल टू N प्लस Fy। कोई फोर्स मिसिंग है क्या? अच्छा, रिएक्शन फोर्स ऊपर गया, इसका ऑपोजिट रिएक्शन फोर्स इससे पे भी लगेगा। अगेन सेम, ये रिएक्शन फोर्स वर्टिकल के साथ क्या बनाएगा 53 डिग्री। क्लियर है? ठीक है, सो T इज इक्वल टू N प्लस Fy T, ये एंगल कितना है, ये 53 डिग्री है, तो ये भी 53 डिग्री होगा, हॉरिजॉन्टल से 53 डिग्री बना रहा है, तो ये क्या बन जाएगा T प्लस T साइन 53 डिग्री प्लस R cos 53 डिग्री इज इक्वल टू Fy प्लस N। ठीक है, यहां तक क्लियर है? एंड अनदर विल बी horizontal equilibrium, that will be Fx plus R sin 53 डिग्री। ये जो R वेक्टर है इसका साइन कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट टुवर्ड्स राइट, प्लस Fx will be equal to T cos 53 डिग्री। इन इक्वेशंस को सॉल्व करोगे, यू कैन फाइंड द अननोन। चलो राइट डाउन द इक्वेशंस फटाफट, इन सारे डायग्राम्स को बनाओ एंड देन राइट डाउन द इक्वेशंस ऑन योर ओन, जल्दी। दिस इज अ गुड क्वेश्चन, इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स एक साथ रिवाइज हो जाएंगे, जल्दी करो। वह नोट्स दिखाओ वेक्टर्स के। ये कहाँ से बनाया, कहाँ से बनाया? हाँ, कौन सी क्लास? मेरी वाली? तो इतना ही किया है तुमने, तुम तो बोल रहे थे कंप्लीट कर लिया है। क्या तुम्हें समझ कैसे आई? कंप्लीट बाय टुडे। सभी लोग डायग्राम बनाओ और उसके सारे फोर्सेस ड्रॉ करो एंड देन राइट ऑल द इक्वेशंस। ये डायग्राम सबको समझ में आ रहा है?
ये सिंपल है, ये सिंपल है, यहाँ तक m निकालना सिंपल है, मेन ये डायग्राम है। क्या तुम इसके सारे फोर्सेस बना पा रहे हो क्या? ये देखो t की वैल्यू आ चुकी है, इसमें दिक्कत हो रही है, फिर से करते चलो। ये तुम्हारा ये वेज है, वेज का डायग्राम बनाना है। वो इधर यहां से ले लिया हमने टेंशन, यहां से ले लिया हमने टेंशन, ठीक है। इधर से एक ब्लॉक था, वो क्या अप्लाई करेगा, इस पर रिएक्शन फोर्स अप्लाई करेगा, जो हमने आर अज्यूम किया था, यहां से करेगा। आर की डायरेक्शन कैसे फिगर आउट करेंगे? तो ये कितना एंगल बना रहा है 53 डिग्री, तो उसके परपेंडिकुलर किससे बनाएगा? वर्टिकल से। सबको क्लियर है? नेक्स्ट, यहां तुम्हारा क्लिपर का फोर्स एफ वाई, और हॉरिजॉन्टल में क्या आ रहा है तुम्हारा? एफ एक्स। ये क्लिपर का फोर्स, ठीक है। एक नॉर्मल फोर्स ऑफ द ग्राउंड भी होगा। वैसे अगर तुम जब सॉल्व करने जाओगे ना, तो लास्ट में तुम n प्लस एफ वाई ही निकाल पाओगे, इसको आइसोलेट नहीं कर पाओगे, क्लिपर और नॉर्मल को। तो तुम्हें इसी को आंसर मार्क करना पड़ेगा, बट हमें आइडिया होना चाहिए ना कि एक नॉर्मल लग ही रहा है, क्लिपर फोर्स लगा रहा है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर? हाँ, तुम नींद पूरी कर लो। तो अब इक्वेशंस लिखते हैं इसमें, और क्या रह गया? इतना ही है ना। फिर से हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम एफ एक्स, हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम मतलब समेशन राइट इज इक्वल टू समेशन लेफ्ट। जितने राइट के फोर्सेज हैं विल बी बैलेंस्ड बाय लेफ्टवर्ड फोर्सेज। तो राइट के फोर्सेज कौन कौन से हैं? एफ एक्स प्लस आर साइन 53 डिग्री, आर साइन 53 डिग्री। यहां तक क्लियर है? मस्ट बी इक्वल टू समेशन लेफ्ट, कितने? ये टी किससे बना रहा है? हॉरिजॉन्टल से बना रहा है 53 डिग्री, सो इट विल बी टी कॉस 53 डिग्री। इससे एफ एक्स की वैल्यू आई, कैसे आएगी? तो हमें r इज एम जी कॉस 53, m कितना है 5, तो r की वैल्यू क्या आ गया 5g cos 53 इज 3/5, तो कितना है 3g, r इज 3g और t इज 4g। हाँ जी, क्या? r इज एम जी कॉस 53 डिग्री, m कितना है 5, समझ में आया? m4 क्यों लोगे तुम? एफ एक्स प्लस आर कितना है 3g साइन 53 डिग्री, तो 4/5 इज इक्वल टू टी, टी इज 4g cos 53 डिग्री, तो 3/5। ये और ये बराबर कट गया, तो एफ एक्स कितना आया 0। एंड सेकेंड मेथड दैट ही पॉइंटेड आउट, क्या ये, चलो उसको भी मैं अभी समझा देता हूं। क्या जो ये फोर्स है T, अगर मैं इसको कंप्लीट डायग्राम बनाऊं, अगले पेज पे बनाता हूं, चलो एक ही क्वेश्चन ले लो बढ़िया सा और उसको बढ़िया से डिस्कस कर लो, सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से हो जाते हैं। ये अगर ब्लॉक ए है, ये बी है, ये वेज है, ये पुली है, तो ये जो टेंशन यहां लग रहा है, इज द टेंशन इज द फोर्स अप्लाइड बाय ए ऑन पी। अब इसको एज अ सिस्टम व्हेन वी कंसिडर अ सिस्टम, उस केस में क्या होता है, उसके सारे कंपोनेंट्स देख लो, कंपोनेंट्स ऑफ द सिस्टम क्या हो गए? ए बन गया, यहाँ पे बी बन गया, पी बन गया और डब्ल्यू बन गया, राइट। अब एनी फोर्स बाय ए ऑन बी और बाय बी ऑन ए इज एन इंटरनल फोर्स विच विल नॉट बी कंसिडर्ड इन द सिस्टम, ठीक है। अभी नया कॉन्सेप्ट है, समझो इस चीज को, कि अगर मैं कोई फोर्स, फॉर एग्जांपल, जब मैंने लास्ट क्लास में एक बार बताया था कि ऐसे 2 ब्लॉक रख दिए, ठीक है,
और मुझे यहाँ पे नॉर्मल फोर्स निकालना है। यहाँ ये 3 kg ब्लॉक था और यहाँ 2 kg ब्लॉक था। अब मुझे यहाँ नॉर्मल फोर्स निकालना है। कितना आया था? कितना आया था? 50 न्यूटन आएगा। कैसे आएगा? तो एक तरीका है, यहाँ पे N1 मानो, फिर ऊपर नीचे N2। अदरवाइज दूसरा तरीका है कि इसको एक सिस्टम मान लो 5 kg का, ठीक है। तो नीचे 50 न्यूटन और ऊपर नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल कितना हो जाएगा? 50 न्यूटन। ये सिस्टम मान रहे हैं, तो यहाँ वाला नॉर्मल कहाँ गया? वो गायब इसलिए हुआ बिकॉज इट वॉज एन इंटरनल फोर्स ऑफ द सिस्टम। तो इंटरनल फोर्स कब कंसिडर करते हैं? इंटरनल फोर्स ऑफ द systems are not considered in force diagram of a system। सिस्टम के फोर्स डायग्राम में हम इंटरनल फोर्स को कंसिडर नहीं करते। अब इंटरनल फोर्सेस सिस्टम के लिए होते क्या है? तो सिस्टम में जितने भी एलिमेंट्स हैं 2 kg और 3 kg, ये आपस में एक दूसरे पे जो फोर्स लगा रहे हैं उसको हम सिस्टम का इंटरनल फोर्सेस मानेंगे। क्लियर है? फोर्स अप्लाइड बाय 3 on 2, फोर्स अप्लाइड बाय 2 on 3 आर इंटरनल फोर्सेस ऑफ द सिस्टम, देयरफॉर विल नॉट बी कंसिडर्ड इन फोर्स डायग्राम ऑफ द सिस्टम। क्लियर है? क्या समझ में आ रहा है? एनी फोर्स बाय ए ऑन बी और बाय बी ऑन ए, बाय ए ऑन पी और बाय ए ऑन डब्ल्यू, और एनी इसके कोई भी कॉम्बिनेशन के जो फोर्सेज हैं उनको हम नहीं कंसिडर करेंगे। दे विल बी इंटरनल पार्ट फोर्सेज ऑफ द सिस्टम। इसलिए हम टेंशन को इसमें नहीं बनाएंगे। समझ में आ रहा है? टेंशन इज एन इंटरनल फोर्स, रिएक्शन फोर्स इज एन इंटरनल फोर्स। सिर्फ एक्सटर्नल फोर्सेज बनाएंगे। एक्सटर्नल फोर्सेज कौन कौन से हैं? तो mg, इधर कितना था? 4g, इधर कितना था? mg। ग्रेविटेशनल फोर्स इज एन एक्सटर्नल फोर्स, इट इज अप्लाइड बाय समथिंग एक्सटर्नल। क्लियर है? इसका वेज का मास होगा, कुछ मास दे रखा है? नहीं दे रखा। दे रखा तो उसका मास ऑफ Wg होता, और क्लिपर Fx एंड Fy। अब सिस्टम के फोर्सेस को देखूं तो सिर्फ एक ही हॉरिजॉन्टल फोर्स है एंड इट इज बैलेंस्ड। इसका मतलब हॉरिजॉन्टल फोर्स क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो इससे भी देख सकते हैं, जो हमने कैलकुलेट किया जस्ट अभी, Fx को 0, वो नोट कर लिया था क्या? पिछला वाला नोट कर लिया था, इसको भी नोट करो। कंसिडरिंग इट एज अ सिस्टम, Fx automatically becomes 0 because there is no horizontal force। अच्छा क्वेश्चन था ना? अब निकालो फोर्स बाय वेज ऑन द पुली। उसके लिए हम पुली की एफबीडी बनाएंगे। ये नोट करो फटाफट, फिर बताता हूँ। आई थिंक विल बी गिविंग यू अ ब्रेक फॉर अ फ्यू डेज, कि जितने भी नए न्यू स्टूडेंट्स आ रखे हैं उनको अप टू डेट करके फिर साथ में स्टार्ट करें। बार बार इशू हो रही है, ठीक है? कितने दिन की छुट्टी चाहिए? बोलो बोलो। एक दिन? एक दिन में नहीं होगा उनका कवर, और वो बहुत हैफाजर्ड से फील कर रहे हैं सारे नए वाले, तो विल गिव यू अ ब्रेक। जो पहले हमने इस कोर्स भी काफ़ी पहले स्टार्ट कर दिया था, तो वी आर एट अ वेरी गुड पेस एज ऑफ नाउ। वेक्टर तो शायद 1-2 क्लास में ख़त्म भी हो जाएगा।
ठीक है. And Chetan sir is going, so batch 1 will be separated after he comes back. तो अगर जो भी 3-4 दिन का ब्रेक मिलता है, यू विल यूज दैट टाइम टू रिवाइज अच्छे से. जो भी डाउट्स है अपने क्लियर कर लो, जो न्यू है अगर लेट आ रखे हैं, कुछ छूटा हुआ है वो कवर कर लो, एंड जो पुराने कुछ आगे का पढ़ लो. मैथ्स सबसे हेल्पफुल मैथ्स ही होता है. वर्कबुक मिलेगा, इट इज अंडर प्रोसेस. अभी मैथ्स पढ़ो, कोई बात नहीं. कैसा हुआ टेस्ट? कितने नंबर आ रहे हैं? कैलकुलेट किए? फिजिक्स कैसा था? आसान ही था. आसान नहीं था? देखो फिजिक्स का पेपर ऐसे ही रहेगा पूरे साल. मैं अभी से बता देता हूँ कि डोंट एक्सपेक्ट मर्सी फ्रॉम मी. फिजिक्स के पेपर में तुम्हारी हालत ख़राब कर दूंगा मैं पूरे साल. नंबर तो नहीं आएंगे, नंबर ला के दिखा दो. दैट इज़ अ चैलेंज. इस तरह होना चाहिए, ठीक है. और ऐसे ही रहेगा. जो लोग सोच रहे हैं कि सर क्वेश्चन ही नहीं बनने, तो बनने लायक थे भी नहीं अभी. अभी तुम इससे डिप्रेस होगे तो फिर तो दिक्कत है. जे एडवांस तक कैसे पहुंचोगे? जे एडवांस तक पहुंचने के लिए पहले डिप्रेस होना बहुत ज़रूरी है कि अभी कुछ नहीं आता. पहले हम्बल होना बहुत ज़रूरी है. अब फिर बहुत मेहनत करोगे तब जाके नंबर आएंगे. और अभी ये जे एडवांस लेवल को टच भी नहीं किया हमने, क्योंकि टॉपिक ही सिर्फ वेक्टर है. वेक्टर में कहाँ से आएगा वो? बट इट वॉज ऐसे ही रहेगा पेपर. आगे के जितने भी पेपर्स मान के चलो, इट विल ऑलवेज बी क्लोज टू जे एडवांस. इवन थोड़ा सा उससे ऊपर रहेगा. और जो 3 आवर्स पेपर होंगे वो मेंस से थोड़ा सा ऊपर, मेंस से तो ज़्यादा ही ऊपर रहेगा. बट पेपर्स विल ऑलवेज बी लाइक दिस. कुछ लोग कुछ टाइम बाद हो जाएंगे कि अब फिजिक्स नहीं हो पा रहा. वैसे लोगों के लिए मैं आसान पेपर बना दूंगा. इट इज़ योर चॉइस. तुम्हें अगर आसान पेपर में अच्छा स्कोर करना है तो मेरी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है. किसको किसको करना है आसान आसान पेपर में? देखो कोई हाथ नहीं उठाएगा. 3 महीने बाद तुम ही सर्च पे चढ़ जाओगे, सर नंबर नहीं आ रहे. हाँ तो फिर मेहनत करना है उस हिसाब से, ठीक है. पेपर विल ऑलवेज बी लाइक दिस. उसको भी डिस्कशन करेंगे. अभी यहाँ तक हो गया. अब मुझे चाहिए फोर्स बाय वेज ऑन दिस पुली. इस पुली पे कितने एक्सटर्नल फोर्सेस लग रहे हैं? टी लग रहा है, एंड ये टी हॉरिजॉन्टल से 53 डिग्री बना रहा है. हमेशा एंगल किससे लेना है? हॉरिजॉन्टल से या वर्टिकल से. अब इस पे और कौन फोर्स लग रहा है? पुली अगर मासलेस है, पुली मास होता तो mg भी लग रहा होता है ना. और एक वेज लगा रहा है उस पे फोर्स. वेज का फोर्स इज अननोन फोर्स. वी विल अज्यूम 2 डायरेक्शंस, fx एंड fy. कह सकता हूं मैं? तो कैन आई से दैट टी की वैल्यू मुझे पता है कितने हैं? 4g आ चुका है. तो कैन आई से दैट fx इज इक्वल टू t cos 53 डिग्री, 4g cos 53 डिग्री. fy इज इक्वल टू t प्लस t साइन 53 डिग्री और 4g प्लस 4g साइन 53 डिग्री. ठीक है. कितना आता है 4g cos 53 कितना होता है? 3/5, 12/5g. और साइन 53 इज 4/5. तो 20/5, 20 40/5 आ रहा है क्या? देखना. ठीक है. तो f कितना हो जाएगा? अंडर रूट fx स्क्वायर्ड प्लस fy स्क्वायर्ड इज इक्वल टू अंडर रूट fx इज 12/5g प्लस 40/5g का. कुछ गड़बड़ हो गया क्या? हाँ तो चेक ही कर रहा था मैं. 36 आ रहा है. अच्छा 16 था वो.
5 से मल्टीप्लाई कर दिया। थर्टी सिक्स बाई फाइव जी का स्क्वायर, तो कितना आ गया, बाई फाइव कॉमन ले लो, 1/5 आ जाएगा। 12 कॉमन लिया, 4 × 3, ये हो जाएगा 3g का स्क्वायर प्लस 9g का स्क्वायर, ये भी कॉमन आ सकता था, 12 भी कॉमन ले लिया अगर, तो ये बन जाएगा 1 + 3 का स्क्वायर, ऐसे ही है। तो कितना हो जाएगा 10, मतलब 12g/5 √10। समझ में आया? नहीं समझ में आया? क्या नहीं समझ में आया? बोलो बोलो। आया आया। अब क्या पे देखो, दिख रहे हो? क्या समझ में आया बताओ? अच्छा, कैलकुलेशन में दिक्कत हो रही है तो वो तो करो। ये तो मैं ऐसे ही अपनी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तुम मेरी कैलकुलेशन कॉपी करते हो क्या? खुद से करो। देख रहे बस। हमारी बैच 1 की क्लास चलती है, वहाँ पे हमारे से पहले आंसर आ रहे होते हैं, तुम लोग की ये हालत है। सुयश, कितने नंबर आ रहे हैं टेस्ट में? ठीक आ रहे हैं? ठीक आ रहे हैं टेस्ट में? कर लिया? सबका सेम आंसर आ रहा है? निकाला थोड़ी, वही लिख दिया है। ठीक है, अब ध्यान देना इधर। यहाँ पे क्या था, इसको एक और तरीके से कर सकते हैं। ये पुली है, इस पे नीचे क्या लग रहा है? टेंशन। और इधर क्या लग रहा है? टेंशन, विच इज विथ हॉरिजॉन्टल 53 डिग्री, राइट। तो इस पे जो भी फोर्स लगा रहा होगा पुली पे, जो रिएक्शन फोर्स होगा, इट मस्ट बी टू काउंटर दिस 2t। इन दोनों t को काउंटर करने के लिए तो नेट फोर्स F नेट लग रहा होगा। इसका मतलब दैट फोर्स विल बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड टू द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन। कह सकता हूं मैं ये? अगर मैं इनको वेक्टर फॉर्म में, ये एंगल कितना हो जाएगा 37 डिग्री, तो ये t और t 37 डिग्री का रिजल्टेंट ले लूँ, वहीं तो मैग्नीट्यूड आ जाएगा फोर्स का, नहीं? तो विल इट बी इक्वल टू F नेट की जो मैग्नीट्यूड होगी, √अंडर t² प्लस 2tt cos 37 डिग्री। t कितना है? 4g, तो 16g² प्लस 16g² प्लस 32g² cos 37 कितना होता है? 4/5। 32g कॉमन ले लो, √अंडर 1 + 4/5। कुछ गड़बड़ हुआ क्या? 4g का स्क्वायर प्लस 4g² प्लस 2 टाइम्स 4g प्लस 4g 16g² अगेन, तो 32g² इंटू cos 37। अच्छा, इसका स्क्वायर रहेगा टाइम्स 2, ऐसे? नहीं, सही तो है। सही जा रहा है। 5 4 9 10 आना चाहिए ना यार। 2 × 4/5,
मैंने 16 प्लस 16 32 हो गया, 1 प्लस 1 2 प्लस एक चीज़ गड़बड़ हुई ना, 32 को मैं बाहर नहीं ले सकता, सॉरी, मुझे 16 को बाहर लेना पड़ेगा ताकि फ्रूट बाहर आएगा तो 4 जी बाहर आ जाएगा, तो ये 2 प्लस 8/5 ऐसा हो जाएगा। अब ठीक है, तो 4g रूट अंडर 18/5, तो 9 2 18 कितना होता है, अगेन 3 बाहर आ जाएगा तो 12g रूट 2/5। ये सेम आंसर है पिछले वाले का, अलग दिख रहा है क्या? कट जाएगा इसमें, इसमें 5 अंदर ले जाओ तो ये 2/5 हो जाएगा। दिस क्वेश्चन वाज गुड, इसको इसलिए सेलेक्ट किया था बिकॉज हर एक एंगल से इसमें डिस्कशन कर सकते हैं एंड वी हैव मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स रिवाइज्ड एट वंस। लिख लिया? अच्छा, तुम्हें मैंने आगे बढ़ने के लिए बोला था, तुम सच में बैठ गए थे? गुड। फिजिक्स में आगे मॉडल के क्वेश्चंस हो गए सारे? मॉडल के सारे क्वेश्चंस हो गए, उसको कंप्लीट कर लेना। काइनेमेटिक्स में अगर कुछ पढ़ना चाह रहे हो तो वो सब पढ़ेंगे, छोड़ो, मैथ्स पढ़ो आगे का, कोई दिक्कत नहीं है। मैथ्स में कुछ बढ़िया एडवांस कर लो, मैथ्स का वेक्टर खत्म करके आ जाओ तो मज़ा आए। मैथ्स का वेक्टर 12th में सबसे लास्ट टॉपिक है। मैथमेटिक एक है, हम जो फिजिकल फीलिंग ऑफ वेक्टर्स पढ़ रहे हैं, एक है मैथमेटिकल फीलिंग ऑफ वेक्टर्स, सबसे लास्ट में पढ़ाया जाता है और वो बहुत इंटरेस्टिंग है। वहाँ तक पहुँचते पहुँचते काफ़ी लोगों की जान निकल जाती है, तो इसलिए वो नहीं पढ़ते ढंग से, अदरवाइज बहुत इंटरेस्टिंग है। अभी कर लेना तुम, ठीक है? करें आगे। सपोज देर आर 2 वेक्टर्स। ये क्वेश्चन लास्ट वाला समझ में आ गया ना सबको? देयर मल्टीपल वे टू अप्रोच एट इट, सारे पॉइंट ऑफ व्यूज बता दिए, ठीक है? ए वेक्टर है हमारा 3i प्लस 4j एंड बी वेक्टर है i प्लस j। सो देयर आर 2 स्टेटमेंट्स। एक r वेक्टर है √2a वेक्टर प्लस 5b वेक्टर मेक्स इक्वल एंगल with both the vectors, एंड दूसरा स्टेटमेंट है a वेक्टर प्लस b वेक्टर मेक्स स्मॉलर एंगल with a वेक्टर देन with b वेक्टर।
समझ में आ रहा है यहाँ तक? ये क्वेश्चन है, तुम्हें ये फिगर आउट करना है। अब एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, तो मैंने डॉट प्रोडक्ट में पढ़ाया नहीं था, आज पढ़ लेते हैं उस चीज़ को। डॉट प्रोडक्ट को यूज़ करके हम एंगल फिगर आउट करते हैं बिटवीन टू वेक्टर्स। कैसे? सपोज देयर आर टू वेक्टर्स, ये वेक्टर अगले पेज में बताता हूँ। There are two vectors, a vector and b vector. So a vector dot b vector is a b cos theta. So cos theta is equal to a vector dot b vector upon a b. इस फॉर्मूले को यूज करके हम एंगल फिगर आउट करते हैं। cos थीटा आ गया तो थीटा आ गया, ठीक है। एक नोटेशन है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक नोटेशन। जैसे अगर साइन थीटा, सपोज साइन 30 डिग्री या साइन पाई बाई 2 कितना होता है? 1 होता है। तो पाई बाई 2 को मैं साइन इनवर्स 1 लिख सकता हूं। इसको बोलते हैं साइन, ये क्या है हमारा? इनवर्स। साइन इनवर्स इज नॉट इक्वल टू 1 बाई साइन, ये पावर नहीं है, ये इनवर्स है। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा आया साइन थीटा 1 बाई 2, तो थीटा इज साइन इनवर्स 1 बाई 2। इसका मतलब थीटा इज दैट वैल्यू ऑफ एंगल जिसका साइन क्या होगा? 1 बाई 2 होगा। क्या होगा वो? 30 डिग्री। तो थीटा इज साइन इनवर्स 1 बाई 2 इज इक्वल टू 30 डिग्री और पाई बाई 6। क्लियर है? याद रहेगा? समझ में आया? अब ये चीज़ें जो जिसके एंगल मुझे पता है, जिन स्टैंडर्ड वैल्यूज की मुझे याद है, उसके लिए मैं लिख सकता हूँ बार बार 30 डिग्री लिख सकता हूँ, पाई बाई 6, पाई बाई 4, पाई बाई 2, पाई बाई 3, ये सब यूज़ कर सकता हूँ। बट अदर देन दैट अगर मुझे साइन tan थीटा 5 आ गया, तो थीटा क्या लिखूंगा मैं? tan इनवर्स 5, क्योंकि मुझे पता नहीं किस एंगल पे 5 होता है। तो दिस इज ऑल्सो एन एंगल, tan इनवर्स 5 इज एन एंगल। इसको एंगल की तरह हम ट्रीट कर सकते हैं। बाकी डिटेल में यू विल लर्न दिस इन मैथ्स। अभी फिजिक्स के लिए इतना काफ़ी है, इस नोटेशन को समझना है, ठीक है। तो क्या मैं यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स a डॉट बी अपॉन ए बी लिख सकता हूँ? कॉस का इनवर्स ले रहा हूँ, कर सकता हूँ? समझ आया? थोड़ा कम आ रहा है ना? ठीक। अब दो वेक्टर्स के बीच में मुझे एंगल फिगर आउट करना है। मैं मतलब ये नोट कर लिया सबने? जल्दी करो। दो वेक्टर्स दे रखे हैं और एक तीसरा वेक्टर दे रखा है, उसका इससे एंगल फिगर आउट करना है, फिर इससे एंगल फिगर आउट करना है, चेक करना है कि बराबर है या नहीं। तो मैं कॉस थीटा निकाल देता हूँ। कॉस थीटा तो निकाल सकते हैं, कॉस थीटा निकाल सकते हैं। अगर बराबर होगा तो होगा, अदरवाइज नहीं होगा। करें? लास्ट क्वेश्चन चले। अब इस क्वेश्चन में आ जाओ। ए वेक्टर है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है? 5। बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है? √2। ए डॉट बी कितना है? 3 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 1 अपॉन 3 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 1 अपॉन में कुछ नहीं, 7। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? हाँ जी, डॉट प्रोडक्ट वगैरह आ जाएगा। अब ध्यान दो, मुझे चाहिए पहला आर वेक्टर इज इक्वल टू √2
ए वेक्टर प्लस 5b वेक्टर का एंगल चाहिए मुझे पहले ए से फिर बी से। तो cos थीटा 1 ए से निकालते हैं। कैसे निकलेगा? r डॉट ए अपॉन r टाइम्स ए। r डॉट ए मतलब √2a वेक्टर प्लस 5b वेक्टर डॉट ए अपॉन r टाइम्स a का मैग्नीट्यूड कितना है? 5 कह सकता हूं मैं। इज इट √2a डॉट ए प्लस 5b डॉट ए अपॉन r टाइम्स 5? कह सकता हूं a डॉट ए इज a स्क्वायर्ड, इसका मतलब √2 टाइम्स a स्क्वायर्ड इज 25 प्लस 5 टाइम्स b डॉट ए कितना आया है? 7, तो 35 अपॉन r टाइम्स 5। 35 प्लस 25 √2 5 से कट कर दो इसको, चलो 5 और 7 तो कितना हो गया? 7 प्लस 5 √2 अपॉन r। श्रेयस बोल रहा है कि शुरू से तो अच्छा चल रहा था, अचानक से आज क्या हो गया है क्वेश्चंस को? नहीं, ऐसे ही तुम्हें क्या चाहिए? cos थीटा 2 चाहिए। वो कैसे निकलेगा? r डॉट बी अपॉन आर बी। r डॉट बी मतलब √2a वेक्टर प्लस 5b वेक्टर डॉट b अपॉन r टाइम्स b का मैग्नीट्यूड इज √2। तो ये √2 टाइम्स a डॉट b प्लस 5 टाइम्स b डॉट b अपॉन r √2। √2 टाइम्स a डॉट b कितना बन जाएगा? a डॉट b 7, तो 7 √2 प्लस 5 टाइम्स b डॉट b, b डॉट b इज b स्क्वायर्ड दैट इज 2, तो 10 अपॉन r √2। ये भी कितना बन गया? 7 प्लस 5 √2 अपॉन r। दोनों सेम आ रहा है, डॉट प्रोडक्ट सेम आ रहा है, cos थीटा सेम आ रहा है, तो एंगल भी सेम हो। है ना आसान क्वेश्चन? नहीं था क्या? हो गया? नोट कर लिया? सबको समझ में आया ये कैसे करना है? नेक्स्ट, उसी का सेकंड पार्ट था। क्या बोल रहा था कि a प्लस बी मेक्स स्मॉलर एंगल विथ a देन विथ b। ये सिर्फ इन दोनों की बात कर रहा है। दो वेक्टर कौन कौन से? 3i कैप प्लस 4j कैप। a वेक्टर इज 3i कैप प्लस 4j कैप एंड b वेक्टर इज i कैप प्लस j कैप। अब ये दोनों का रिजल्टेंट a प्लस बी किससे छोटा एंगल बनाएगा?
ये चेक करना है मुझे। अब सपोज ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, अगर ये मैग्नीट्यूड बराबर है, इसका मतलब दिस बिकम्स रोम्बस नॉट पैरेललोग्राम। उस रोम्बस में ये जो डायगोनल होगा दैट मेक्स दैट इज एन एंगल बाइसेक्टर एज वेल, तो ये दोनों एंगल बराबर हो जाएंगे। क्लियर है? अब जैसे ही मैंने क्या किया, एक का मैग्नीट्यूड बड़ा कर दिया और एक का मैग्नीट्यूड छोटा है, इस केस में जो रिजल्टेंट होगा तो दिख रहा होगा दैट इट इज क्लोजर, ये जो थीटा है ये ग्रेटर देन इससे, इट इज क्लोजर टू द वेक्टर विच इज बिगर इन लार्जर इन मैग्नीट्यूड। समझ में आ रहा है? सो इस केस में a प्लस बी, लार्जर मैग्नीट्यूड किसका है? इसका है। सो a प्लस बी विल मेक स्मॉलर एंगल विथ a देन विथ b। The resultant of two vectors make smaller angle with the larger vector। ठीक है, दो बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस दिए थे। आई गिव यू 10 मिनट्स टू रिवाइज दीज टू क्वेश्चंस। ठीक है, तो यहाँ से विल स्टार्ट विथ अ न्यू टाइप ऑफ फोर्स, दैट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स और कौन सा पढ़ा है हमने? नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स की क्या प्रॉपर्टी थी? दैट इट एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द कॉन्टैक्ट सरफेस। फ्रिक्शन की क्या प्रॉपर्टी है? दैट इट एक्ट्स पैरेलल टू द कॉन्टैक्ट सरफेस। ठीक है, फ्रिक्शन कब एक्ट होता है? whenever there is slipping tendency or slipping between two surfaces, तो फ्रिक्शन एक्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे रिमोट है, अभी इस पे रखा हुआ है, ऐसे ही मैंने क्या किया, ये सरफेस है उस पर एक ब्लॉक रख दिया ऑफ मास कुछ m, तो क्या इस पे फोर्स लगेगा? फ्रिक्शन का लगेगा, फ्रिक्शन का फोर्स। क्यों? रेस्ट पे तो क्यों लगेगा? देयर इज नो स्लिपिंग टेंडेंसी। देखो, जब तक इसको फोर्स कोई ऐसा ना लगाए जो विच क्रिएट स्लिपिंग टेंडेंसी। देखो, दिस इज स्लिपिंग, स्लिपिंग और रबिंग बोलेंगे इसको। ये क्या है? स्लिपिंग। और इसको मैं दबा रहा हूँ, ऐसे ट्राई कर रहा हूँ, तो दिस इज स्लिपिंग टेंडेंसी। इट इज नॉट एक्चुअली मूविंग बट देर इज अ टेंडेंसी टू मूव। इस उधर की तरफ फोर्स कर रहा हूँ तो, बट इट इज नॉट मूविंग। समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो फ्रिक्शन तभी एक्ट होता है व्हेन देयर इज इधर स्लिपिंग टेंडेंसी और देयर इज इधर स्लिपिंग और रबिंग, तभी फ्रिक्शन एक्ट होगा। अभी इस टाइम पे फ्रिक्शन की वैल्यू क्या है? 0 है। इट एक्ट्स टू अपोज स्लिपिंग और स्लिपिंग टेंडेंसी। फ्रिक्शन अपोज कर रहा है। सिर्फ रील देखना पढ़ाई को अपोज नहीं करता, रील देखने का मन भी कर रहा है और नहीं भी देख रहे हो वो भी अपोज कर रहा है। टेंडेंसी टू वॉच रील्स, है ना? दिक्कत है, तो वो भी दिक्कत है। इट इज ऑल्सो ऑक्यूपाइंग योर माइंड एंड अपोजिंग यू टू स्टडी। तुम्हारा फ़ोन कहाँ है? स्मार्टफोन है तुम्हारे पास, मैंने सुना, तो वो कल सबमिट हो जाएगा मेरे पास। मम्मी को दे दिया तो ये वो बोलेंगी तो मैं मानूंगा। उनको बोलना कि मुझे मैसेज कर देंगे परमानेंटली सबमिटेड।
यहां तक क्लियर है सबको? अब अगर मैं क्या कर रहा हूं, इसी एम पे मैंने कुछ 1 न्यूटन फोर्स लगाया। अब जैसे ये बड़ा सा बक्सा है, इस पर मैं ऐसे फोर्स लगा रहा हूँ हल्का सा, तो ये मूव करेगा क्या? नहीं करेगा। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि मैं फोर्स लगा रहा हूँ। तो क्यों नहीं कर रहा? बिकॉज फ्रिक्शन इज अपोजिंग इट। कितना फ्रिक्शन लग रहा होगा? 1 न्यूटन। तो जब मैं 1 न्यूटन इधर से फोर्स लगाया तो फ्रिक्शन क्या हुआ? 1 न्यूटन लगा, और ये मूव नहीं किया। ब्लॉक इज एट रेस्ट। जब मैंने 2 न्यूटन फोर्स लगाया तो भी ब्लॉक रेस्ट पे है, मतलब फ्रिक्शन कितना लग रहा होगा? 2 न्यूटन। जब मैंने 5 न्यूटन लगाया तो भी ब्लॉक रेस्ट पे है, इसका मतलब फ्रिक्शन कितना लग रहा होगा? 5 न्यूटन। जब मैंने 10 न्यूटन लगाया, पहले 9 देख लेते, 9 न्यूटन लगाया तो भी रेस्ट पे था, तो फ्रिक्शन लग रहा होगा 9 न्यूटन। मैंने 10 न्यूटन लगाया और ये रेस्ट पे था, तो फ्रिक्शन लगा 10 न्यूटन। लेकिन जैसे ही मैंने 10.00000001 इतना फोर्स लगाया, इट स्टार्ट्स मूविंग, तो फ्रिक्शन कुछ घट जाता है उसको। जब व्हेन इट स्टार्ट्स मूविंग, इस केस में काइनेटिक फ्रिक्शन लगता है, जिसकी वैल्यू म्यू के एन होती है, बताऊंगा थोड़ी देर में, ठीक है। जैसे कभी सामान खिसकाने की कोशिश की होगी, तो स्टार्टिंग में दम लगता है, जैसे ही वो खिसकना स्टार्ट होता है तो थोड़ा आसान हो जाता है करना उसको। जब स्लिप स्टार्ट हो जाता है तो फ्रिक्शन थोड़ा सा रिड्यूस हो जाता है, उस फ्रिक्शन को बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। इसका मतलब ये वाला केस है, ये एक वैसा केस है जिस टाइम पे फ्रिक्शन की ने अपनी मैक्सिमम वैल्यू अटेन की है, राइट। फ्रिक्शन एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स था। कब तक? जब तक मूवमेंट स्टार्ट नहीं होता, जब तक स्लिपिंग टेंडेंसी थी, तब तक क्या था? वो एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स था विच एडजस्टेड इटसेल्फ टू अटेन अ मैक्सिमम वैल्यू एंड देन रिड्यूस्ड अ बिट एंड अटेन्ड अ कांस्टेंट वैल्यू। समझ पा रहे हो? नोट करो फटाफट। क्लियर? फटाफट करो। हो गया? सो कैन आई से दैट, देखो जब भी व्हेन रबिंग और स्लिपिंग does not happen, then friction is called static friction। ऐसे फ्रिक्शन को कौन सा फ्रिक्शन बोलते हैं? स्टैटिक फ्रिक्शन।
ठीक है। अब स्टैटिक फ्रिक्शन की प्रॉपर्टी क्या है, इट एक्ट्स ऑपोजिट टू द, पहली बात तो स्लिपिंग टेंडेंसी है, तो हमें डायरेक्शन पता नहीं है स्लिपिंग का, ठीक है, स्लिपिंग टेंडेंसी है, तो हम इसमें डायरेक्शन किससे फिगर आउट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगेन ये वाला था, ये क्या है, हमारा रिमोट है, इस पे रखा हुआ है, अब मैं इसको आगे की तरफ पुश करने की कोशिश कर रहा हूँ, इधर तुम्हारे राइट की तरफ, तो जो स्लिपिंग टेंडेंसी है किधर की तरफ है, स्लिपिंग टेंडेंसी राइट की तरफ है, तो फ्रिक्शन किधर लग रहा होगा, लेफ्ट, सो इट एक्ट्स ऑपोजिट, इसका मतलब इट एक्ट्स ऑपोजिट टू द स्लिपिंग टेंडेंसी क्रिएटेड बाय अ फोर्स, कौन सा फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स पैरेलल टू द कॉन्टैक्ट सरफेस। जो फोर्स इसको स्लिप करने की कोशिश कर रहा है, इट मस्ट एक्ट पैरेलल टू द कॉन्टैक्ट सरफेस। Second point, the magnitude of static friction, हमने देखा अभी, it adjusts itself, adjusts itself, ठीक है, एडजस्ट करता है वो, किस लिए, इट बैलेंसेस द स्लिपिंग टेंडेंसी, है ना, तो टू बैलेंस नेक्स्ट पॉइंट, हमने दो चीजें देखी, वो जितना फोर्स अप्लाई कर रहे थे उसको एडजस्ट कर रहा था till it attains some maximum value, right? So the static friction attains a maximum value beyond which it cannot go, ठीक है, इस वैल्यू को हम लोग बोलते हैं लिमिटिंग वैल्यू, इसको हम एफ एस से डिनोट करते हैं, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज एफ एस मैक्स, इट इज गिवन बाय म्यू एस आर, बताऊंगा क्या है अभी, देखो, ठीक है, सो एफ एस मैक्स, हाँ जी हो गया, इट अटेन्स अ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एस मैक्स विच इज इक्वल टू म्यू एस आर, तो जो ये म्यू एस आर है, इसमें म्यू एस क्या है, एफ एस मैक्स मैंने क्या बोला, ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन,
R is the reaction force at the contact surface. It is the reaction force at the contact surface. रिएक्शन फोर्स पे भी डिपेंड कर रहा है. फॉर एग्जाम्पल सब अपने बुक को स्लाइड या नोटबुक को स्लाइड करने की कोशिश करो. अभी इजीली स्लाइड होगा, हाथ पे नहीं, जहाँ रखा हुआ है उसी पे स्लाइड हो रहा है, इजीली हो रहा है. अब उसको दबा के स्लाइड करने की कोशिश करो, इट विल बिकम अ बिट टफर, थोड़ा टफ हो जाएगा. ठीक है, तो ऊपर से जब दबा रहे हैं तो रिएक्शन फोर्स बढ़ रहा है. ये भी एग्जाम्पल था मोशन अंडर ग्रेविटी का. ठीक है, तो रिएक्शन फोर्स जब ऊपर से दबा रहे हैं तो रिएक्शन फोर्स बढ़ रहा है, इसलिए थोड़ा टफ हो रहा है. इसका मतलब डिपेंड्स ऑन रिएक्शन फोर्स एज वेल. कौन सा? अपोजिंग फोर्स. तो रिएक्शन फोर्स बढ़ता जाएगा तो फ्रिक्शन बढ़ता जाएगा. जैसे इसको, अब इस फ्रिक्शन, इसको मूव करना मुश्किल है ना, क्यों? क्योंकि बहुत भारी है, तो रिएक्शन फोर्स बहुत ज़्यादा है. क्लियर है? नोट करो फटाफट. So static friction, it varies from 0 से म्यू एस आर, राइट. स्टैटिक फ्रिक्शन जो F है, Fs, varies from 0 to म्यू एस आर. देन हमने रियलाइज किया था दैट उससे थोड़ा सा भी फोर्स बढ़ा है, किस वैल्यू से? म्यू एस आर से थोड़ा भी ज़्यादा गए तो क्या हुआ? काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट होता है. ठीक है, व्हेन देयर इज एक्चुअल रबिंग, slipping, at the contact surface, friction force is called kinetic friction. सो काइनेटिक फ्रिक्शन की जो वैल्यू होती है, इसको एफ के से डिनोट करते हैं. इसको लिखते हैं म्यू के आर, वेयर म्यू के इज कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, एंड फॉर अ गिवन सरफेस म्यू के इज स्मॉलर देन इक्वल टू म्यू एस. कई बार क्वेश्चंस में दोनों बराबर दे देते हैं, म्यू के बराबर या किसी वैल्यू के बराबर, तो हम उसके हिसाब से भी कर लेते हैं. यहां तक समझ में आया? तो 3 केसेस हो गए फ्रिक्शन के. आगे करूं? पहला केस 1. केस 1 क्या कहता है? दैट when there is slipping tendency but no actual slipping, there is slipping tendency but actual slipping नहीं हो रहा. इस केस में जो Fs है, it is between 0 to mu s r. Second case, the limiting case, limiting value, static friction. ऐसे केसेस में लिखा रहता है about to slip, just begins to slip,
कभी लिखा रहता है फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू बिफोर विच इट स्टार्ट स्लिपिंग, मैक्सिमम वैल्यू आफ्टर विच इट स्टार्ट्स स्लिपिंग। देन कभी लिखा रहता है मिनिमम वैल्यू, किसका मिनिमम वैल्यू? सर्टेन टाइप ऑफ फोर्सेस, कोई फोर्स होगा उसका, क्वेश्चन के टर्म्स की बात कर रहा हूँ, इंग्लिश की बात कर रहा हूँ मैं। क्वेश्चन में लिखा रहेगा अबाउट टू स्लिप, जस्ट बिकॉज टू स्लिप, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सम फोर्स आफ्टर विच इट स्टार्ट स्लिपिंग, मिनिमम वैल्यू ऑफ फोर्स टू अवॉइड स्लिपिंग, इस टाइप की चीजें लिखी रहेंगी। ऐसे केसेस में क्या होता है, लिमिटिंग वैल्यू वाला केस होता है ये। ऐसे केसेस में F इज इक्वल टू एफ एस मैक्स इज इक्वल टू म्यू एस आर। इस केस में म्यू एस आर के बराबर नहीं है, F इज बिटवीन दिस। इनफैक्ट ये इक्वालिटी हटा दो, ठीक है। एंड केस थर्ड इज स्लिपिंग और rubbing takes place. This is the case of kinetic friction. इस केस में एफ के इज इक्वल टू म्यू के आर। समझ में आया? हो गया? क्वेश्चन है, एक इंक्लाइन प्लेन है जिसपे हमने कुछ 5 kg का ब्लॉक रखा है एंड इसका थीटा हम चेंज कर सकते हैं। कौन सा थीटा? इसका। द क्वेश्चन सेज द ब्लॉक स्टार्ट्स स्लिपिंग व्हेन थीटा इज जस्ट ग्रेटर देन, then 37 degree. Find coefficient of static friction. हो गया? ये कौन से केस की बात कर रहा है? सेकंड आ रहा है सबका। इट जस्ट स्टार्ट्स टू स्लिप, तो सेकंड केस है ये। एफबीडी बना के देखते हैं, अगर इसी पे बनाता तो हूँ। नीचे लग रहा है 5G, ऊपर लग रहा है नॉर्मल। फ्रिक्शन कहाँ? वेयर इज द स्लिपिंग टेंडेंसी? स्लिपिंग टेंडेंसी किधर है? नीचे की तरफ है क्या? किसी का ऊपर तो नहीं जा रहा? एक्सटर्नल फोर्सेस यही दोनों है इस ब्लॉक पे। तो इस ब्लॉक पे एक फोर्स, इसके दो कंपोनेंट ले लेंगे। इफ दिस इज थीटा, एम ले लेते हैं तो mg कर देते हैं, चलो m। तो दिस बिकम्स mg cos थीटा एंड दिस बिकम्स mg sin थीटा। n इज इक्वल टू mg cos थीटा। एक ये mg sin थीटा बैलेंस नहीं है, तो इसको कौन बैलेंस कर रहा है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन।
यह क्या लगेगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन ऊपर की तरफ लग रहा है, टू अपोज दिस एक्सटर्नल फोर्स पैरेलल टू द कॉन्टैक्ट सरफेस। समझ में आया? फ्रिक्शन एक्ट्स ऑपोजिट टू द स्लिपिंग टेंडेंसी क्रिएटेड बाय अ फोर्स पैरेलल टू द कॉन्टैक्ट सरफेस। थोड़ी देर पहले बताया था। तो ये पैरेलल टू द कॉन्टैक्ट सरफेस से नीचे की तरफ फोर्स है और फ्रिक्शन उसको अपोज करेगा। हाँ आ जाएगा, रुक जाओ। वैसे गलत आया लेकिन ठीक है, नहीं ठीक है, यहां तक क्लियर है, सबको समझ में आ रहा है। अब इस केस में N इज इक्वल टू एम जी, एन इस सरफेस का रिएक्शन फोर्स है और फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होती है, म्यू एस टाइम्स रिएक्शन फोर्स, और नॉर्मल, यहां नॉर्मल लिखेंगे जब एन लिया है तो जिस रिएक्शन फोर्स से म्यू से मल्टीप्लाई कर दिया वो फ्रिक्शन की वैल्यू हो जाती है, लिमिटिंग वैल्यू, एफ एस मैक्स की बात कर रहा हूं। एन की वैल्यू क्या है, एम जी कॉस थीटा, सो इज इक्वल टू म्यू एस एम जी कॉस थीटा एंड इट शुड बैलेंस एम जी साइन थीटा। तो हॉरिजॉन्टल बैलेंस करेंगे जब, तो एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू म्यू एस एम जी कॉस थीटा, एम जी कट गया तो म्यू एस बिकम्स टेन थीटा और टेन 37 डिग्री। और ये कौन से केस के लिए है, व्हेन थीटा इज 37 डिग्री। तो ये म्यू एस के बराबर करूंगा, एफ एस मैक्स के बराबर करूंगा। अगर नहीं होगा लिमिटिंग केस तो एफ की वैल्यू अपने आप आएगी। ठीक है, टेन 37 कितना होता है, 4/3 कैसे आ रहा तुम्हारा? हो गया क्वेश्चन? चले आगे। ये 100 न्यूटन का ब्लॉक है एंड ए रफ सरफेस है जिसका म्यू एस दे रखा है 0.25। ठीक है, फॉर दिस रफ सरफेस स्टैटिक फ्रिक्शन के कोफिशिएंट की वैल्यू दे रखी है। फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ फॉर विच द ब्लॉक begins to move। कैलकुलेट करो। ये सारी चीज नोट कर ली थी ना? वो पेन दो।
अब इस केस में कह रहा है कि फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ फॉर विच द ब्लॉक बिगिंस टू मूव। कौन से केस की बात हो रही है? सबका सेकंड केस आ रहा है, सेम वही लॉजिक। तो एफबीडी बनाओ, सबने बना लिया होगा आई गेस, वेरीफाई कर लो जो मैं इधर कर रहा हूँ। इधर ध्यान दो, 100 न्यूटन नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ क्या लगेगा? नॉर्मल, और फोर्स लग रहा है एफ एट एन एंगल 30 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल, और फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा? राइट, बोलो। फ्रिक्शन फोर्स लेफ्ट। लिमिटिंग केस है तो कौन सा लग रहा है ये? एफ एस मैक्स विच इज इक्वल टू म्यू एस एन, और एन किसके बराबर है? किसके? एन 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 100, सबका 100 आ रहा है। 100 माइनस एफ साइन 37, ठीक है। तो एन प्लस एफ साइन, हवा में करने वालों आदत सुधार लो अपनी, 100 न्यूटन, और म्यू एस एन इज इक्वल टू एफ कॉस, से 100 न्यूटन का एन यहाँ से हटाया था ना, कंफ्यूज हो गए तो 30 डिग्री। You find the value of f in this case, आ जाएगा। एन एन को एलिमिनेट करना है, दोनों तरफ म्यू एस से मल्टीप्लाई कर, इसमें म्यू एस से मल्टीप्लाई कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, एन एलिमिनेट हो जाएगा तो तुम्हारा एफ आ जाएगा। फाइंड एफ, और एन निकालना हो तो इसको दूसरी तरफ ले जाके फिर दोनों को डिवाइड कर दो। आ गया? कितना आया? हो सकता है इट इज कुछ फॉर्मूला एक आ जाता है इससे, जैसे दिस इज, अगर इसको मैं एम जी रखूँ तो कितना है, इसको मैं म्यू एस से मल्टीप्लाई कर दूँ तो एन प्लस म्यू एस एन सब्ट्रैक्ट कर दो, तो म्यू एस एम जी माइनस इज इक्वल टू म्यू एस साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री टाइम्स एफ। तो एफ की वैल्यू आ जा रही है तुम्हारी म्यू एस एम जी अपॉन म्यू एस साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री, इसमें वैल्यूज पुट कर देना, ठीक है। ये कैसे आया नहीं समझ में आ रहा होगा कुछ लोगों को। दिस इज कॉल्ड द आर्ट ऑफ सॉल्विंग इक्वेशंस, ठीक है। तो मुझे आता है, तुम्हें भी सीखना है। इतना बेसिक बेसिक अगर मैं क्लास में बता दूं तुम्हें तो आई डोंट वांट टू क्रिपल यू, इसको खुद से फिगर आउट करो कैसे आया। नहीं समझ में आया तो आगे पूछना, ठीक है। क्लियर है? ये खुद से ट्राई करेंगे कि इस इक्वेशन पे मैं कैसे पहुंचा। मैं थोड़ा तेज हूं तो पहुंच जाता हूं जल्दी, तुम लोग कैसे पहुंचोगे तो प्रैक्टिस करके, ठीक है। करके फिर पूछ लेना जो भी नहीं समझ में आए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस सरफेस का म्यू एस दे रखा है 0.3, म्यू के दे रखा है 0.2, एंड दिस इज अ 10 kg ब्लॉक, एंड इस पर मैं एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, F इज इक्वल टू 5T। दिस इज अ टाइम वेरिंग फोर्स, a time varying force F is equal to 5T is applied on the 10 kg block
पैरेलल टू द कॉन्टैक्ट सरफेस। पैरेलल किया, फाइंड द टाइम आफ्टर विच इट स्लिप्स। टाइम आफ्टर विच इट begins to slip। ये कौन सा केस है? दूसरा ही है पक्का? दूसरा ही है, begins to slip लिखा है। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है, निकालो। सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द फ्रिक्शन ऑन द ब्लॉक एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स। दूसरा क्वेश्चन, ये कौन सा केस है? अब बताओ। फर्स्ट या सेकंड क्या होता है? फर्स्ट कैसे? अब ध्यान दो, पहला देखते हैं इधर। फाइंड द टाइम आफ्टर विच इट बिगिंस टू स्लिप। इट बिगिंस टू स्लिप मतलब सेकंड केस, इसका मतलब फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी है? F इज इक्वल टू एफ एस मैक्स कह सकता हूं मैं, एंड एफ एस मैक्स की वैल्यू कितनी है? म्यू एस एन। एन क्या है यहाँ पे? 100 न्यूटन। सबका 100 आ रहा है, तो इट इज 0.3 इंटू 100 इज इक्वल टू 30 न्यूटन। दैट इज द वैल्यू ऑफ एफ एस मैक्स। इसको मैं एफ 5 टाइम्स टी के बराबर कर दूं, जो एफ है, तो टी कितना आ रहा है? 6 सेकेंड्स। तो 6 सेकेंड बाद द फोर्स विल बी इनफ टू स्टार्ट द ब्लॉक मूविंग। ठीक है, लेकिन अब 2 सेकेंड की बारी है। 2 सेकेंड पे कितना है? तो 2 सेकेंड पे फोर्स की वैल्यू कितनी है? 10 न्यूटन। इस पे 10 न्यूटन में फोर्स लगा रहा हूं, और मैक्सिमम वैल्यू फ्रिक्शन की कितनी है? 30 न्यूटन। उससे कम अप्लाई कर रहा हूं, तो फ्रिक्शन कितना अप्लाई होगा? बोलो। 10 न्यूटन। समझ में आ रहा है? फ्रिक्शन इट एडजस्ट इटसेल्फ, देयरफॉर F इज इक्वल टू 10 न्यूटन ओनली। एफ एस मैक्स नहीं लग रहा होगा, और उसको बैलेंस आउट कर देगा। मैंने क्या बोला था? स्टैटिक फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टिंग टिल इट अटेन्स अ मैक्सिमम वैल्यू। तो एडजस्ट करके बराबर करते रहता है। हो गया यहां तक? जल्दी करो। ये नहीं लग रहा है, ये लग रहा है। सेकंड वाले का आंसर 10 न्यूटन, ये 6 सेकेंड्स। पिछले साल कुछ बच्चे आ गए थे कि क्वेश्चन सिलेक्शन सर बहुत टफ है। ठीक है, तो क्वेश्चन आसान आसान कराए जाए। कितने लोग चाहते हैं इस साल क्लास में? बाद में मेरे पास कोई आया ना कि सर, तो मैं उसके लिए एक थर्ड बैच बनाऊंगा, और उसमें सिर्फ आसान आसान क्वेश्चन कराऊंगा। 2+2 क्या होता है, एंड 4+8 क्या होता है। समझ में आ रहा है? तो बाद में नहीं आना है, अभी बता दो। अभी तो फिर आई विल इंक्लूड इजी क्वेश्चंस। ये सब आसानी है। जब कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ तब तो आसानी होगा। अब जब रिवीजन क्वेश्चन होगा, वो तो थोड़ा सा टफ होना ही चाहिए। ये एडवांस बैच है, बच्चों का बैच थोड़ी है, फाउंडेशन बैच थोड़ी है। इतना तो फाउंडेशन वाले कर लेते हैं हमारे। नहीं, ये सब तो तुमने फाउंडेशन में नहीं करा। क्या हुआ है तुमने? क्लियर है?
तो क्वेश्चन सिलेक्शन कॉन्सेप्ट के टाइम थोड़ा थोड़ा आसान होगा, बट अदर देन दैट इट शुड बी टफ ओनली। तुम्हें बस उसको रिवाइज करने अच्छे से आना चाहिए। अब देखो एक बल्क सा तुम्हें मिल चुका है ऑलरेडी, ऑल द क्लासेस ऑल सब्जेक्ट्स। कुछ लोग इसमें भी लेट आए थे तो मैथ टूल्स छूटा हुआ है तुम्हारा, है ना? तो तुम्हारा भी मैथ्स टूल्स छूटा हुआ है 5 लेक्चर वो भी कर लिया। गजब यार, गुड, वेरी गुड, जल्दी कैचअप करोगे। तो तुम क्या करोगे, ये जो 4-5 दिन का ब्रेक मिल रहा है इसको यूज़ करके इंटायर नोट्स शुरू से लेकर लास्ट तक एक बार अच्छे से गो थ्रू कर लेना। समझ में आ रहा है? लाइन बाय लाइन, उसमें कोई भी ऐसी चीज़ जो नहीं समझ में आए आके पूछ लो। पढ़ने आ सकते हो यहाँ पे, बस क्लासेस नहीं होंगी, डाउट्स पूछने आ सकते हो। यू कैन कम फॉर डाउट्स, आस्क डाउट्स, ऐसे रखते हैं उस वीक का। नेक्स्ट वीक ही करेंगे ये चीज़, या संडे से करेंगे, ठीक है? करें आगे? चलिए एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज का। यहाँ पे एक 30 न्यूटन का ब्लॉक है और इस पे मैंने 50 न्यूटन एक्सटर्नल फोर्स लगा रखा है। फाइंड कोफिशिएंट, मिनिमम कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन so that the block doesn't slip। ठीक है, एफबीडी बनाओ, देखते हैं स्लिपिंग टेंडेंसी किधर की तरफ है, ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ। स्लिपिंग टेंडेंसी किधर की तरफ है, नीचे की तरफ है, तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, ऊपर। गुड, शाबाश। बना दिया? देखो इस पे नीचे कितना लग रहा है, 30 न्यूटन। इधर कितना लग रहा है? अब ना वैसा बना दो, कॉमन टेल बनाने की बार बार जरूरत नहीं है क्योंकि अब आता है हमें। इधर से बनाता हूँ 50 न्यूटन जो लगा रहा हूँ, और इधर से हमारा जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है एंड फ्रिक्शन फोर्स किधर है, F इज इक्वल टू एफ एस मैक्स वाला केस है, इज इक्वल टू म्यू एस टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन अब बैलेंस करो, N इज इक्वल टू कितना हो गया, 50 न्यूटन, 50 न्यूटन। सो म्यू एस टाइम्स 50 balances this 30 Newton, 30. So mu s becomes 30/50 or 3/5। ठीक है, यही रखते हैं यहाँ से, फिर विल रिज्यूम नेक्स्ट क्लास।